मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारे बीच में युवा साथी अजय खटानिया जी। अजय खटानिया जी, आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। आप युवा हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और सारा देश बेच दिया गया है। वर्तमान सरकार ने चाहे रेल है, एयर इंडिया है, BSNL है, MTNL है और जो रेलवे की जो 7 प्रोडक्शन है वो सभी बेच चुके हैं। तो क्या लगता है कि युवा को नौकरी मिलेगी, या ये जो इस समय जो एक माहौल इस तरीके से बना दिया गया है कि पूरा ही युवा परेशान है और जो बिजनेसमैन है वो परेशान है, तो आप इस देश को कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जितना सब आपने बताया बेरोजगारी या निजीकरण, मैंने नहीं बताया है उसकी मूलभूत समस्या क्या है। समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि उसकी मूलभूत समस्या क्या है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जिस तरह से राष्ट्रीय चीजों का निजीकरण कर रही है। निजीकरण करने का मतलब सबसे पहले हमें समझना चाहिए निजीकरण है क्या। निजीकरण है कि एक व्यवसायिक रूप से हम कोई एक एम्प्लॉयशिप निकाल रहे, कोई नौकरी निकाल रहे, तो रेगुलर एक समय के लिए होती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कंटिन्यूस 30 साल के लिए होती है, एक फिक्स अमाउंट में होती है, कितना उसका सैलरी रहेगी और उसके बाद उसकी पेंशन योजना भी है। निजीकरण ने क्या कर दिया है कि सारे उन चीजों को हटाकर प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया है। प्राइवेटाइजेशन में एक वो एम्प्लॉय जिसने LLB किया है, एक वो बंदा जिसने MBA किया हुआ है, एक वो बंदा जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी बेसिक सैलरी आज की डेट में क्या है निजीकरण के बाद 12 से 13 से 15,000। यही टॉपिक अगर हम बात करते निजीकरण से पहले की तो वहाँ उसकी बेसिक सैलरी हुआ करती 30 से 35,000। अब वो चीज इस बदलकर ज्यादा लेवल पर आ चुकी है। लोगों ने सरकार ने प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए निजीकरण को जो किया है, निजीकरण हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर हमारे देश से किसी भी तरीके से निजीकरण को अगर हम खत्म कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि देश से बेरोजगार, अशिक्षा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो देश की दूर हो सकेंगी। क्योंकि इस समय में मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ी जो बीमारी है देश की वो निजीकरण है। चाहे हम बात कर सकते हैं इसमें, हम जैसा आपने बताया रेलवे की बात कर सकते हैं, सरकार द्वारा जाहिर है, और जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं वो सारी हम टीचिंग लेवल को ले लेते हैं। टीचिंग लेवल पहले सारा गवर्नमेंट सेक्टर में था, अब आधे से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन में जा चुका है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है सबसे बड़ी बीमारी है। रेलवे बिक चुका है, सारी चीजें बिक चुकी हैं। रेलवे बिक चुका है, अपना ट्रांसपोर्ट बिक चुका है। अभी आपने पेंशन की बात की थी, पेंशन 2004 से खत्म कर दी गई है। आए दिन 2004 से लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। देखिए, जहां तक बात है पेंशन की, तो मैं यहाँ पूरी तरह समर्थन नहीं करूंगा कि पेंशन को पूरे तरीके से लागू करना चाहिए। यहाँ हर इंसान के अपने विचार है। मेरे विचार ये कहते हैं कि एक युवा, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें या किसी दूसरे की भी बात कर रहे हैं, एक पहले क्राइटेरिया हुआ करता था कि किसी इंसान ने 10th क्लियर की, 12th क्लियर की, उसे प्रैक्टिकली गवर्नमेंट जॉब मिल गई और आफ्टर एक सर्विस उसे गवर्नमेंट से रिटायरमेंट मिल गई, जिसको पेंशन भोगी हो रखा है। सरकार को यहाँ कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करने चाहिए कि चाहे वो हर 5 साल बाद, चाहे हर 10 साल बाद, निजीकरण ना करके हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे रेलवे हो, 10 साल बाद, 5 साल बाद एक रिव्यू टेस्ट दोबारा होना चाहिए, जिसमें अगर वो परीक्षार्थी पूरी तरह से परिपूर्ण पाया जाता है, पूरी तरह उस परीक्षा में पास पाया जाता है, तो उसको कंटिन्यू करे, पर किसी भी तरह से किसी भी व्यवसाय को निजीकरण में ना लाए। लेकिन निजीकरण करने के जो तरीके यहाँ इस समय देखा जा रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके हैं। एक तो निजीकरण होता है कि हमने कोई संपत्ति खरीदी, उसमें हमने वो कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद में हम वहाँ कोई काम करने लगे। लेकिन यहाँ देखने में ये आया है, रेल हमारी, पटरी हमारी, स्टेशन हमारा, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, लेकिन जो उसकी आमदनी होगी सिर्फ और सिर्फ उसी पर निजीकरण। ऐसा क्यों? देखिए, इसका मेन जो कारण है वो समझने वाली बात है कि सरकार का जो रुख जा रहा है, शब्द मेरे शायद कटु हो सकते हैं, सरकार का जो रुख जा रहा है वो सिर्फ एक ही तरफ है कि किस तरह से जनता को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर, इनको बेवकूफ बनाकर लूटा जाए और अपनी जेबें भरी जाए। देखिए, एक तरफ क्या है कि पूरा लॉकडाउन है, पूरे भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन है और घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, 144 लगा रखी है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आए दिन दलित विरोधी, बहुजन विरोधी आए दिन निर्णय दे रही है, नए कानून निकाल रही है। देखिए, इसका कारण ये है कि जैसे पहले मनुवादी सभ्यता थी, उसके अनुसार जो जिस तरह के कानून लोगों में लागू किए जा रहे थे या पाखंड वालों को बढ़ावा दिया जा रहा था, मेन चीजें सारी वही हैं। अब देखिए, लॉकडाउन की अगर हम बात करें, जब हम लॉकडाउन स्कूल नहीं खोल सकते, कॉलेज नहीं खोल सकते, दूसरे धर्म आप अपने ईद बाकी चीजें नहीं मना सकते, तो इसी लॉकडाउन की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि क्या हमें राम मंदिर जैसी चीज का उद्घाटन करना चाहिए था। ये इस समय देश को जरूरत थी अच्छे रोजगार को बढ़ाने की, ताकि जो आज का युवा इस समय जो बेकार हुआ है, लॉकडाउन से जो परेशान हुआ है, उसको इम्प्रूव किया सके। दूसरी जरूरत थी स्वास्थ्य की, लोगों में जो बीमारियां फैली है, लोग जो शारीरिक रूप से जो कमजोर हुए हैं,
हाँ। लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हुए हैं, जिनको फाइनेंशियली टूट चुके हैं, शारीरिक रूप से टूट चुके हैं, उनको इम्प्रूव करने की, ना कि हमें किसी भी तरह के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने की। देखिए अजय जी, जो आप कह रहे हैं राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर ही तो चाहिए बहुजन समाज को। देखिए, राम मंदिर आपको खाने को नहीं देगा। आस्था और शिक्षा दोनों में अंतर है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए, हमें आस्था पर यकीन करना चाहिए। बिल्कुल, आस्था हमारे जीवन का मूलभूत है, हमें आस्था पर यकीन करना चाहिए। पर हमारे जीवन को जीने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए दो चीज जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य जी। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही इस समय गवर्नमेंट मात्र और मात्र कुछ ही % पैसा खर्च करती है। बिल्कुल, मैंने जैसा आपको भी 2 मिनट पहले भी कहा कि लॉकडाउन में अगर जरूरत थी तो सबसे ज्यादा जरूरत थी रोजगार की और स्वास्थ्य की। शिक्षा तो रोजगार के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर इस समय जरूरत थी सिर्फ रोजगार की और स्वास्थ्य की। इन दोनों चीजों को हटाकर, इन चीजों का ध्यान भटकाकर हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अगर हमारे देश में लॉकडाउन की जरूरत थी और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, इन सारी बीमारियों को देखते हुए, तो क्यों हमें बाकी सारी चीजें करें। अगर हम अजय जी, मैं रोकूंगा आपको। जिस तरह आपने मंदिर की बात कही और वहीं एक मस्जिद भी है जिसपे विवाद चला, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, लेकिन वहाँ मंदिर का निर्माण, भूमि पूजन हो गया है, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है वहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, वहाँ मस्जिद नहीं बनाएंगे, कुछ वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। तो हॉस्पिटल बनाने से आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं अगर जहाँ तक बात करूँ को किसी भी इस तरह के संस्थान की जहाँ पर विवादित कोई भी निर्णय बाकी है, तो वहाँ मेरा मानना है कि वहाँ पर किसी भी तरह का मंदिर, मस्जिद या हॉस्पिटल के बजाय अगर कुछ शैक्षिक संस्थान खोला जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। शैक्षणिक संस्थान से वही बात होती है और हॉस्पिटल से भी वही बात है कि वहाँ हॉस्पिटल के अंदर सरकारी गरीब गुरबा लोग जाएंगे, उनका इलाज होगा। नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो ऐसा, क्योंकि हॉस्पिटल खुलने के बाद निजीकरण की संभावना बहुत ज्यादा है जी। और शैक्षणिक संस्थान में उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा युवा, एक अच्छी जनरेशन हम देश को दे रहे हैं, हम एक उम्मीद की जा सकती है। बट अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है निजीकरण की। लेकिन आज युवा जो ये नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। एक M.Tech, B.Tech, B.Ed, LLB, LLM करने के बाद में भी आज वो सड़कों पर हैं, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, सरकार से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, इसका कारण है कि हम लोग जो लॉलीपॉप चूसते हैं ना, उसका टेस्ट बड़ा प्यारा है। हम लोगों को नहीं चाहिए, जैसा कि अगर हम बात करें, हम लोगों को नहीं चाहिए शिक्षा, हम लोगों को नहीं चाहिए समाज, हम लोगों को स्वास्थ्य नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए, जैसे भी पिछले दिनों की बात की थी, मैं किसी एक पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ऐसा कि भाई मैं बात करूँ मोदी जी की किसी बात की, पर एक मानसिकता का मैं विरोधी जरूर हूँ। मेरा अपना मानना है कि हमें अगर बीमारी है तो बीमारी डॉक्टर के इंजेक्शन से ठीक होगी, बीमारी घंटी बजाने से ठीक नहीं होगी। तो इस समय जो भी स्थिति रही है, जैसा भी रहा है, उसमें जरूरत थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमारा जो युवा है, हमारे युवा को संतुष्टि मिलती है शिक्षा स्वास्थ्य से नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य से संतुष्टि नहीं मिली, उसे संतुष्टि मिलेगी गड्डी जाने से, उसे संतुष्टि मिलेगी नमाज पढ़ने से, उसे संतुष्टि मिलेगी गुरुद्वारे जाने से। आस्था हमारा एक अलग विषय है। आस्था सिर्फ एक मन की भावना, पर अगर आस्था और अंधविश्वास, हमें अंतर को समझना पड़ेगा। आस्था और अंधविश्वास में अंतर क्या है। लेकिन अब मैं चलते चलते अजय जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एक समय था कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना होगा जी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 पुत्र, अपनी पत्नी को भी इस समाज के खातिर विदा कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन आज उनके लिखे हुए संविधान को तार तार कर कर जंतर मंतर पर जलाया जाता है, जगह जगह जाके उसको फाड़ा जाता है। तो आज उस संविधान को कैसे बचाया जाएगा? देखिए, जहां तक बात है संविधान को बचाने की, तो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि संविधान है क्या। इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज का जो युवा है उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है, ना कोशिश की जा रही है, और पढ़ा भी है तो सिर्फ इतना जितनी उसके काम की एक लाइन होगी। मेरा मानना है कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें तो हमें आधे से ज्यादा में जानकारी है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, पारिवारिक परिवेश में क्या सही है, मेरी शिक्षा के अधिकार क्या है, मेरे स्वास्थ्य के अधिकार क्या है, मेरे समाज के अधिकार क्या है, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप के अधिकार क्या है, और मुझे उसके लिए क्या करना है, किसका दरवाजा खटखटाना है। अगर मुझे अच्छे रूप में स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो मुझे किसका दरवाजा खटखटाना है, मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो किसका दरवाजा खटखटाना है, मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो अजय जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, तो आप उन युवाओं से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर बात देश को संदेश देने की बात है, और खासकर आज आज़ादी के जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 74वां, तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आज का युवा पढ़ा लिखा है। अम्बेडकर जी की आपने बात की थी, उसी बात से मेरी याद आई कि पढ़ा लिखा और शिक्षित होना दोनों चीजें अलग है। आज का इंसान पढ़ा लिखा है, हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित का मतलब गुणा होना नहीं, शिक्षित का मतलब होना है कि किसी भी चीज को सुनकर समझकर
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.